जैसा कि आपको पता है, आज हम पढ़ने वाले पार्ट 6 ऑफ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट कंसेप्ट्स एंड मैनेजरियल स्किल्स। अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 5 नहीं देखा है तो देख लीजिए, और इसके बाद 7th पार्ट आएगा जो कि इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा और आपका चैप्टर नंबर 1 यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो के स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको ऐसे वीडियोस और फ्री MCQ सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। और आपको यही नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है तो कोई मतलब ही नहीं बनता आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने का। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे लोग एक साथ, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर, ठीक है, टू अचीव अ गोल और ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसा भी बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव अ गोल इन अ ऑर्गेनाइज फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसके भी कितने भी डिफिनेशन हो सकते हैं। तो साथ में यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट। अगर आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही पढ़ने आए हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। मेनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये हम सामने पढ़ेंगे, बट लेटर पार्ट अभी हम थोड़ा इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो सके। पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है ताकि उनके स्किल्स चेक किए जा सके, और उसके हिसाब से उनको प्रॉपर अथॉरिटी के साथ उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। जैसा कि आपको पता होगा, अगर किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना हो तो वो एक प्रोसेस है। जैसे कि एक कंपनी ले लो, रिलायंस है, TCS है, कोई भी कंपनी, तो उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। उन डिपार्टमेंट्स को एक साथ लिंक कैसे किया जाए, और अगर लिंक करने के बाद उसका हेड, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, वो किस के अंडर काम करेगा, ये सब चीज़ें जब एक साथ मिलती है, लिंक की जाती है, तो तब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के 3 पॉइंट, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बताया जाता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप, ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। सेकंड पॉइंट ये कहता है इट इज़ अ सेट ऑफ प्लान रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन रिलेटेड फंक्शंस बिटवीन फिजिकल फैक्टर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अभी देखो, मान लो आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स में अगर आपने शुरू किया होगा, फर्स्ट चैप्टर में ही है PWD का ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे नीचे आएगा सुपरवाइजर, मतलब नीचे वर्कर रहेंगे, उसके ऊपर सुपरवाइजर, उसके ऊपर JE, उसके ऊपर AE, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहेंगे। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी होंगी, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए वीडियो को देखते रहें। तो जैसे कि मैं बता रहा था, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किसको रिपोर्ट करेगा, एग्जीक्यूटिव को। वैसे ही जूनियर इंजीनियर किसको रिपोर्ट करेगा, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, ठीक है। तो ऐसे ही एक पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये बताता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसे इस प्रकार से समझिए, आपकी खुद की एक कंपनी है, ठीक है। इसका कोई एक ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक ही सस्टेन कर सकती है जब तक उसमें एक ऑब्जेक्टिव हो। जैसे कि कोई इंसान सक्सेसफुल कब बोलते हैं, जब उसको लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव गोल मिल जाए। वैसे ही हर एक कंपनी का एक गोल होता है, किसी का प्रॉफिट मेकिंग होता है, किसी का बिलियनियर बनने का होता है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है। जो भी गोल हो उसको अचीव करने के लिए, तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाया जा सकता है, इसके ऊपर कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कुछ मैनेजमेंट थिंकर्स ने बनाया है, उसे वन बाय वन देखते हैं। ये मेनली 17 प्रिंसिपल्स आपको दिए गए सिलेबस में। तो ये वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं स्पीड में बता दूंगा, ऐसे भी ये आप पढ़ के भी देख सकते हैं, ये ईजी है समझने के लिए। सबसे पहला पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन कोर वैल्यू दिखा सके। जैसे अगर हम पार्टीज़ की बात कर लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो BJP कहती है हमारा हिंदुत्व है, और कांग्रेस कहती है हम सेक्युलर है, वो उनका कोर मोटिव है। वैसे रिलायंस, TCS, इनका कोई ना कोई कोर मोटिव, मिशन या विजन रहता है, ठीक है। तो ये रहना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है स्पेशलाइजेशन, वरना क्या होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं रहा तो वो सस्टेन नहीं कर सकती है वो कंपनी। नेक्स्ट बात आती है स्पेशलाइजेशन की। हर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन को प्रमोट ही करना चाहिए, और साथ ही ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई आपके पास, आपकी कंपनी के पास क्यों आएगा, आप किसी चीज़ में स्पेशलाइज तो होने चाहिए। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है तो आप
डिजाइनिंग में एक्सपर्ट होंगी आपकी कंपनी, या तो आपकी कंपनी किसी ना किसी एक चीज़ में उभर के ही आएगी। मतलब आपका स्ट्रक्चर बनाना बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत अच्छे से करती है, जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गए। तो कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि विदेशी कंपनियों को दे देती है, क्योंकि उनके अंदर स्पेशलाइजेशन है। ऐसा नहीं कि लोकल कंपनीज को नहीं दे सकती, अगर वो उनकी स्पेशलाइजेशन गवर्नमेंट को शो कर सके तो वो ग्लोबल टेंडर की बजाय लोकल टेंडर ही बना देंगी। ठीक है। सो स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये आता है थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल्स का। द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स, मतलब किसी भी एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजर के अंदर कितने सबॉर्डिनेट्स रहेंगे, उसको कहा जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक मैनेजर डायरेक्टली सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स को ही सुपरवाइज किया जाना चाहिए उसके द्वारा, क्योंकि अगर उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को सुपरवाइज किया जाए तो वो ठीक से काम नहीं करता और अपन को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। सो इसलिए द मैक्सिमम ऑफ 6 नॉर्मली एक्सेप्टेबल है। स्पैन ऑफ कंट्रोल के लिए नॉर्मली 6 सबॉर्डिनेट लगते हैं। अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर और एग्जीक्यूटिव इज 5 4 3 6, तो आंसर होगा 6। तो ऐसे ही अभी फोर्थ पॉइंट ये है एक्सेप्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जब भी जो भी काम हो तो बार बार उसके हेड को, मतलब जो भी मैनेजर है उसको तकलीफ ना हो। जैसे कि जूनियर इंजीनियर बार बार जाके असिस्टेंट के पास नहीं जाना चाहिए, ये काम कैसे करूँ वो काम, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैटर वो खुद निपटा सके ऐसा हो। अगर एक्सेप्शनली मैटर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब वो जा सकता है। सो फिफ्थ है स्केलर प्रिंसिपल। क्लियर लाइंस डिराइव की जानी चाहिए अथॉरिटी की। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्शन अकाउंट्स में भी देखा होगा कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के फंक्शंस क्या है, इसके फंक्शन क्या है, जूनियर इंजीनियर के फंक्शन क्या है, तो उनकी अथॉरिटी कहाँ तक लिमिटेड है, कौन उनका सुपीरियर है, वो पहले से ही पता होना चाहिए। सो अभी 6 पॉइंट है यूनिट ऑफ कमांड। सो यूनिट ऑफ कमांड का मतलब ये होता है कि हर एक सबॉर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए। मतलब जितने भी, मान लो एक के नीचे 6 सबॉर्डिनेट है, तो 6 के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। अगर दो बॉस हो जाएंगे तो कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर, अनइजीनेस प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही यहाँ पे डेलीगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है। ये सब सिंपल पॉइंट से आप रीड आउट कर सकते हैं। आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप इसे एमएसबीटी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 17 पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, ईजी है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वरना वीडियो लेंथी हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप अगर कमेंट सेक्शन में बोल दे तो मैं आपको समझा दूंगा। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नंबर 1 पे आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। लाइन ऑर्गेनाइजेशन ये है सबसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे स्केलर और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने जो भी है तत्व इसके, ये पुराने टाइप ऑफ ओल्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से पाते हैं। इसलिए जैसा कि ऑर्डर्स टॉप से बॉटम की ओर आते हैं और वो लोग फॉलो करते हैं। मतलब पुराने ज़माने में कैसा था, राजा रहता था, ठीक है, राजा के नीचे एक सेनापति रहता था, सेनापति के नीचे घुड़सवार दस्ता, हाथियों का दस्ता और पैदल सैनिक का दस्ता, ये रहते थे। उनका भी एक सेना नायक रहता था। मतलब राजा के नीचे सेनापति, सेनापति के नीचे सेना नायक और उनके दस्ते, और उसके नीचे वर्कर्स उनको मदद करने के लिए। सो अगर राजा ने ऑर्डर दे दिया आक्रमण करने का है, तो सेनापति अपने सेना नायकों को रेडी करेगा, बटालियन रेडी करेगा, और ये बटालियन नंबर ऑफ सोल्जर्स चुनेंगी जो भी काबिल हो इस ऑपरेशन के लिए। तो ऐसे ही ऑर्डर जो ऊपर है वो नीचे की तरफ जाता है और इनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं बचती। तो यही कहा गया है, द लाइन ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्ट्रक्चर डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप शो करता है। जैसे राजा हो गया, फिर सेनापति, सेना नायक, उनके भी अलग अलग दस्ते, ठीक है, उनके अंदर भी काम करने वाले लोग। क्योंकि ये अथॉरिटी टॉप टू बॉटम है, इसलिए इसको स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। और समझ गए इसको लाइन, मिलिट्री और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है। सो अभी जो अथॉरिटी है वो टॉप से नीचे तक रिड्यूस होती जाती है। जैसे सुप्रीम पावर राजा के पास है, उससे थोड़ी कम पावर सेनापति के पास, उससे थोड़ी कम पावर सेना नायक के पास। सो अभी फिगर से समझते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, फिगर नंबर 9, जो एग्जांपल है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। तो सुप्रीम हेड यहाँ पे कौन है, जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के नीचे 3 डिपार्टमेंट आ गए, प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग।
ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट भी समझ सकते हो आप इसे। तो इसके नीचे कैसे वर्कर को कौन सुपरवाइज करेगा, फोरमैन किसको रिपोर्ट करेगा, सुपरिटेंडेंट को, सुपरिटेंडेंट किसको रिपोर्ट करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर जनरल मैनेजर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब रिपोर्ट करेगा। सो अगर और आपको समझाऊँ मैं, तो जैसा कि जनरल मैनेजर ने ऑर्डर दिया कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो यही ऑर्डर इसने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को बोला कि आप देखो कैसे हम अपना प्रोडक्शन बना सकते हैं। उसने एक प्लान बनाया, फोरमैन को बोल दिया इस तरीके से करो, तो फोरमैन ने यही वर्कर से काम करवा लिया। तो अभी प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो फाइनेंस की ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी। प्रोडक्शन मैनेजर ने जनरल मैनेजर को रिक्वेस्ट डाली कि हमको पैसे की ज़रूरत है, तो फाइनेंस मैनेजर को कहा गया कि पैसे का इंतजाम हो सकता है क्या, कितने पैसे हमारे पास। ऐसे मार्केटिंग मैनेजर को भी मार्केटिंग के लिए जवाबदारी दी जाती है। सो जो पावर है, सुप्रीम पावर जनरल मैनेजर के पास है यहाँ पे, और उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स है इसके। सो नेक्स्ट फिगर नंबर 11 भी एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। जैसे सुप्रीम यहाँ पे हो गया वर्क्स मैनेजर, उसके नीचे 2 सुपरिटेंडेंट है, और इन दोनों सुपरिटेंडेंट के पास एक एक फोरमैन है, और उन दोनों के नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। सो वीडियो को देखते रहिए, और बहुत कुछ पढ़ना है आज के इस वीडियो में। इसके बाद हमारा लास्ट वीडियो होगा जो पार्ट 7 होगा। या तो इनके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले आप आंखें बंद करके सोचिए, आपको मैंने जितना भी पढ़ा है एक बार रिकैप कर लीजिए, फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, फिर आंखें बंद करके आप ही सोचिए कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन सिंपल लगी, ईजी है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देखिए, फिर इसमें क्या पॉइंट डिसएडवांटेजेस का है। इसमें स्पेशलाइजेशन का कुछ नहीं है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आप अपने आप ही बना लोगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो हम इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कवर नहीं करेंगे, आप खुद पढ़ लेना। हम यहाँ पे अप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है, इसका काम कहाँ पे है। सो हम वन बाय वन अप्लीकेशंस देख लेते हैं। ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके अंदर सबऑर्डिनेट की संख्या या फिर जो ऑपरेशनल स्टाफ रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए या किसी और चीज़ के लिए वो कम है। और ये सूटेबल है कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे कि शुगर मिल हो गई, पेपर फैक्ट्री हो गई, ठीक है, विभिन्न इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। और साथ ही ये ऐसी जगह पे सूटेबल है जहाँ पे लेबर प्रॉब्लम कम होती है और ऑटोमेटिक प्लांट्स ज़्यादा होते हैं जिससे कि कम स्टाफ के द्वारा काम किया जा सके। तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्पेशलिस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता, ये उसका डिसएडवांटेजेस है। मैनी जॉब्स जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इसमें कैसा स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। सो द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं टॉप पोजीशन के लिए, उसके लिए FW टेलर, जिसका आपने मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखा था, उसने इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसके ऊपर आपको MCQ क्वेश्चन आ सकता है कि द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो आंसर होगा FW टेलर। सो अंडर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि अलग अलग फंक्शंस हो गए ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग, फाइनेंशियल। ठीक है, तो उनको अंदर एक फंक्शनल स्पेशलिस्ट इंचार्ज रख दिया जाता है। ये जो फंक्शनल इंचार्ज होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर एरिया जो भी बिजनेस का होगा उसको ये सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स को किसी एक सुपीरियर नहीं बल्कि बहुत सारे स्पेशलिस्ट से ऑर्डर्स रिसीव होंगे जो कि अपने जो प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसके खिलाफ जाता है। फिर भी देखते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के डायग्राम्स। तो जैसा कि आप ऊपर दिख रहे हो, यहाँ पे एक सुपरिटेंडेंट है, उसका एक ऑफिस है, यहाँ पे एक शॉप है। ठीक है, तो इसके अंदर क्लर्क हो गया, रूटीन वाला क्लर्क, इंस्ट्रक्शन वाला क्लर्क हो गया, टाइम एंड कॉस्ट देखने वाला, डिसिप्लिन देखने वाला। तो ये सब वर्कर को ऑर्डर दे रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे शॉप में गैंग बॉस हो गया, स्पीड बॉस हो गया, रिपेयर बॉस, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट रख दिए, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि यहाँ पे लिख के इन फिगर 11 देयर आर 8 फंक्शनल फॉर्मेट, जैसे कि रूट क्लर्क हो गया, स्पीड बॉस हो गया। इच स्पेशलिस्ट अलग अलग एडवाइस प्रोवाइड करता है सुपरिटेंडेंट को और वर्कर्स को ऑर्डर्स प्रोवाइड करता है। तो इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप वीडियो पास करके देख सकते हैं, साथ ही आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हैं। सो अभी एप्लीकेशन की बात करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए ये बहुत रेयरली दिखता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यूज की जाए। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसे कुछ मॉडिफिकेशन के साथ यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विच टाइप ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन इज रेयरली फाउंड, या फिर विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द डिसएडवांटेजेस। तो आपका आंसर क्या होगा? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसके कई सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 9 एडवांटेजेस दिख रहे हैं और 8 डिसएडवांटेजेस दिख रहे हैं। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एक प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है भले ही वो पूरे हो, लेकिन वो टाइम लेता है। तो थर्ड है हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इसे आप एक मिक्सचर की तरह भी देख सकते हैं, बोथ लाइन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के। और आपसे कोई पूछ ले विच इज़ द मिक्सचर, मिक्सचर तो वर्ड यूज नहीं होगा, लेकिन कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है जो दोनों की खूबियाँ दिखाता है, लाइन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये होगा आंसर आपका लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव्स के पास सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है और अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर कंट्रोल होता है, और ये हमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही दिखता है। इन एडिशन इसमें स्पेशलिस्ट भी होते हैं जिनको स्टाफ कहा जाता है, जो कि रिक्रूट किए जाते हैं ताकि ये अपने एडवाइस अपने एग्जीक्यूटिव्स को दे सकें। द फाइनल डिसीजन जो भी होता है इन रिकमेंडेशन का, वो एग्जीक्यूटिव्स के पास ही होता है, चाहे वो इस रिकमेंडेशन को माने या ना माने। इसका ये वाला पॉइंट ये कहता है कि जो अपने एक्सपर्ट एडवाइज़र होते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती है, वो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। जैसे कोई राजा है, उसे अपने मन की करनी है, तो प्रधानमंत्री सिर्फ उसे एडवाइस दे सकता है, आप ऐसे करो वैसे करो, लेकिन मानना ना मानना ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में है। तो यहाँ पे लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का एक डायग्राम है, इसे आप देख सकते हैं। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे ऊपर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसी भी कंपनी में सीईओ के ऊपर भी, अगर आपको पता हो, सीईओ बॉस नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन का, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। सीईओ के ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ठीक है, तो उसके नीचे होता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके लिए इसको एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एक कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस है, ये दोनों इसको एडवाइस प्रोवाइड करती है कंपनी के रिलेटेड। साथ ही में अलग अलग डिविजन्स के मैनेजर होते हैं। सो ये हो गया आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास एक सेक्रेटरी होता है, एक लीगल एडवाइजर, जनरल मैनेजर के पास अकाउंट ऑफिसर, पर्सनल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ठीक है, इसको सेल्स ला के देता है। से डिजाइन इंजीनियर हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, स्टोर्स ऑफिसर, ये वर्क्स मैनेजर के अंदर आते हैं। सो इसके भी आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख सकते हैं, जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होते ही हैं। सो फोर्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई नया प्रोजेक्ट लेती है, जैसे कि एल ने कई एक प्रोजेक्ट ले लिया ब्रिज कंस्ट्रक्शन का, तो जब वो कोई प्रोजेक्ट ले लेती है और सेटअप करती है कोई चीज़, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है जिसको कहा जाता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ में नंबर ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं ताकि ये प्रोजेक्ट का गोल कंप्लीट हो सके या फिर ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट हो सके। इसमें स्पेशलिस्ट भी होते हैं डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ के ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एल है तो कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड अगर हुई तो स्पेशलिस्ट होंगे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। इफ़ नीडेड एक्सपर्ट्स को बाहर से भी मंगाया जाता है। द टीम्स जो होते हैं स्पेशलिस्ट की, वो वर्क करती है साइमल्टेनियसली, जो भी प्रोजेक्ट ऑफिसर है उनके साथ काम करती है ताकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है ये टीम डिजॉल्व हो जाती है। सो ये एक टेम्पररी नेचर की होती है। सो अगर आपसे पूछा जाए विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन दैट्स टेम्पररी इन नेचर, तो आपका आंसर होगा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये जैसे कि देखा यहाँ पे आईटी कंपनीज हो गई, एल हो गई। एल का एक आईटी विंग भी है, अगर आपको नहीं पता तो। इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया। और एल के कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी ये अप्लीकेशन किया जाता है। तो अगर आप प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन देखें तो एक प्रोजेक्ट का एक सीईओ होता है जो प्रोजेक्ट को हेड करता है। मार्केटिंग मैनेजर होता है, एचआर मैनेजर होता है, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। सो इनके नीचे भी सब ग्रुप में अलग अलग इंजीनियर्स रिसोर्सेज होते हैं। सो अब हम पढ़ने वाले स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बाद हमारा ये वीडियो एंड हो जाएगा, तो थोड़ी देर और देखिए, आपको पूरी नॉलेज देने की कोशिश मेरी रहेंगी। तो इसमें 5 स्टेप रहते हैं, तो चलिए वन बाय वन इन 5 स्टेप्स को देखते हैं। सो नंबर 1 पे आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो जो मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो
होता है ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से उसके रिसोर्सेज, वेरियस एक्टिविटीज़, वेरियस जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए, ये सब इसी से डिसाइड होता है। ऑब्जेक्टिव ऑल्सो सर्व्स एज एन गाइडलाइंस, ठीक है। ये गाइडलाइंस की तरह भी वर्क करती है मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के लिए, ताकि वो यूनिटी ला सके और ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में ला सके। सो सेकंड पॉइंट है अपना आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन यानी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फंक्शंस और सब फंक्शन में डिवाइड किया जाता है और आखिर में इसको कंबाइन करके एक ग्रुप और फिर उसको एक डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये ग्रुपिंग ये इंश्योर करती है कि मैन पावर वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक बना दिया, तो उसके अंडर में जो भी वर्कर काम करते हैं वो प्रोडक्शन की चिंता नहीं करेंगे, अपने मार्केटिंग की चिंता करेंगे और प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन की चिंता करेंगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेबल रूप से चल सके। थर्ड पॉइंट है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। जैसे कि आपने ग्रुपिंग कर दी, डिपार्टमेंट बना दिए और एक्टिविटीज़ ले ली और उनको अलग अलग जॉब्स भी प्रोवाइड करती है। अब आपकी ये एक्सपेक्टेशन होगी कि वो अपना वर्क परफॉर्मेंस अच्छे से निभा सकें। हर एक इंडिविजुअल जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में है, उससे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी एबिलिटी, स्किल और नॉलेज का सही ढंग से उपयोग कर सकें। सो नंबर 4 पे है अपना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चलिए अभी अपना वीडियो ख़त्म ही होने वाला है। सो अभी 2 पॉइंट हैं, देख लेते हैं। नंबर 4 पे है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जैसे कि मैनेजमेंट में भी हमने पढ़ा था, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेंजरस होती है, और वही अथॉरिटी में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है तो वो एम्प्टी वेसल की तरह काम करती है। जैसे कि मैंने पिछले बार एग्जांपल दिया था, अगर किसी स्टेट का एक कमिश्नर है या फिर एसपी है, सुप्रिटेंडिंग पुलिस ऑफिसर, तो अगर वो क्राइम कंट्रोल करने के लिए उसके पास अथॉरिटी है लेकिन उसको करना ही नहीं है क्राइम कम, तो ये हो गया डेंजरस। अगर कोई इंसान है, उसको लगता है क्राइम को कम करना चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, मतलब वो चाहता है कि यहाँ पे क्राइम कम हो, लेकिन उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो कोई काम का ही नहीं, एम्प्टी वेसल हो गया। और इसके पास अथॉरिटी है, सब कुछ हो के ये काम नहीं कर रहा, तो ये डेंजरस है हमारे लिए। इसलिए हर एक सबॉर्डिनेट, हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए उसका काम क्या है और उसके पास क्या पावर्स है। तो नंबर 5 आता है प्रोवाइडिंग फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड प्रॉपर इन्वायरमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रॉपर टूल्स और मशीनरीज फैसिलिटेट करनी चाहिए। प्रॉपर लाइटनिंग, वेंटिलेशन, हीटिंग, कूलिंग अरेंजमेंट किए जाने चाहिए ताकि प्रॉपर और इफेक्टिव काम हो सके। तो यही भी हमारा पार्ट 6 खत्म होता है और पार्ट 7 हमारा लास्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट और बहुत कुछ पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।